ज्योग्राफी में तीन रह गई थी शायद मेरे ख्याल से। कितनी कराई थी? चार। तीन मैंने एक तो मैंने उस दिन करा दी थी, तीन कल कराई थी, चार नदियां रह गई थी। ठीक है। क्या कर रहे हैं हम? पेनिसुलर रिवर्स। पेनिसुलर रिवर्स कितने करा? नर्मदा करा दी थी। नर्मदा नर्मदा करा दी थी। नहीं, नर्मदा नहीं किया, नर्मदा कर लेते हैं। नर्मदा, इसको बोलते हैं द रेबल। द रेबल, इसको क्या बोलते हैं? द रेबल बोलते हैं, द रेबल। ठीक है। ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। ये पहली नदी है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है। इधर से बहती है। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है। और इसके इस साइड में है सतपुरा रेंज। इस साइड में कौन सी रेंज? सतपुरा रेंज। पहाड़ियों के बीच में से बहती है। इधर इधर है विंध्या रेंज। विंध्या रेंज पहाड़ियों के बीच में रहती है। सतपुरा रेंज, पहाड़ियाँ। हाँ, नाम है इनके। ठीक है। और ये निकलती कहाँ से है? सतमेला। सतमेला से निकलती है। कहाँ से निकलती है? सतमेला से। ठीक है। तो चलती है जब ये यहाँ से ऐसे, तो इसमें से एक नदी यहाँ निकल जाती है और एक नदी यहाँ निकल जाती है। सबसे पहली नदी होती है इसमें असांग। कौन सी होती है? असांग। असांग। ठीक है, असांग। और इन्हीं के बीचों बीच यहाँ पर, एक मिनट यहाँ से ये मिटा दूँ, यहाँ पर महाबलेश्वर डैम है। महाबलेश्वर डैम, वैसे उसको ना महेश्वर बोलते हैं। ठीक है, महेश्वर, लेकिन बोला जाता है महाबलेश्वर, लेकिन ज़्यादातर अब उसका नाम महेश्वर बोला जाता है। ठीक है, महेश्वर डैम यहीं पर है। कहाँ पर? असांग रेंज से आगे। ठीक है। और बोर्ड रेंज से पीछे। ब्रॉड रेंज से पीछे। ब्रॉड यानी कि ब्रॉड नदी से पीछे। समझ आया? इस ट्रिब्यूटरी से पीछे और इसके बीच में, दोनों के बीच में कौन सा डैम है? महेश्वर डैम। ठीक है, महेश्वर डैम या महाबलेश्वर, बात एक ही है। ठीक है। उसके बाद इधर ही निकलती है इसके पास में इंदौर। इंदौर नदी, इंदौर। ठीक है, इंदौर लखनऊ के अंदर जाती है सीधा। ठीक है। उसके बाद इधर से निकलती है गोई। गोई नदी। ठीक है, गोई नदी है। ठीक है। यहाँ पर इनके दोनों के बीच में है ओमकार डैम। ओमकार, मैं कह रहा हूँ ये डैम से भरी पड़ी है। ओमकारेश्वर, रेश्वर, रेश्वर डैम। ये नदी डैम से भरी पड़ी है। इसमें बहुत से डैम हैं। ठीक है। आगे यहाँ कहीं पर आता है नर्मदा सागर। बहुत बड़ी नदी, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है यहाँ पर जाकर। ये नर्मदा सागर यहाँ पर आता है। नर्मदा सागर, सागर, सी, ओशियन।
ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो। समझ आया? ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम होता है खिरकिया, ये वाला खिरकिया, खिरकिया, खिरकिया नदी। ठीक है, समझ आया? और यहाँ नर्मदा सागर से ही एक हाँ, खिरकिया, 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 खिरकिया। ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती है, ये चंदकेशर, चंदकेशर, चंदकेशर। ये इससे आगे, थोड़ी सी आगे से निकलती है, बस बात एक ही है, पास में से, इसी में से निकलती है, नर्मदा सागर के पास से। ठीक है। उसके बाद इसके आगे यहाँ से निकलती है चित्तावा नदी, चित्तावा नदी, चित्तावा नदी। ठीक है। और इधर से निकलती है कोलर नदी, कोलर। ज़्यादा लंबी नहीं होती इसकी ट्रिब्यूटरीज, छोटी ही होती हैं ये, ठीक है, लेकिन होती बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोलर नदी। और एक है तावा नदी, तावा। ठीक है, तावा। उसके बाद बरना, बरना, बरना। कल वरना भी लिखवाई थी ना नदी, वरना थी एक नदी, इसमें से पिछली कावेरी में से हुई थी, महानंदा में से डिवाइड हुई थी, महानंदा की। ठीक है। उसके बाद आती है शक्कर नदी, शक्कर, शक्कर, शक्कर नदी। ठीक है, शक्कर नदी। दूसरी इससे आगे निकलती है, एक इधर निकलती है, इधर वाली का नाम है हिरन। हाँ, हिरन, हिरन नदी। ठीक है, हिरन, 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 HIRAN, हिरन। ठीक है, हिरन। ये वाली जो है, ये तो रह गई शेर नदी, ये है शेर, शेर नदी। ठीक है, शेर, शेर ट्रिब्यूटरी। उसके बाद है रंजर, रंजर नदी, ये रंजर है, ये रंजर है। उसके बाद है भुरनेर, भुरनर नदी, भुरनर। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। देखो, डैम इसके ऊपर दो डैम हैं, एक है ओमकार डैम और एक महामहेश्वर डैम। ठीक है, ये तो है दो, इसकी बहन है एक, उसके ऊपर ज़्यादा डैम पाए गए, तापी नदी, नर्मदा की छोटी बहन बोला जाता है उसको। ठीक है, नर्मदा की छोटी बहन, पेपर में क्वेश्चन आता है ऐसे। ठीक है, नर्मदा की छोटी बहन कौन सी? तापी। ठीक है, समझ आया? तापी, नर्मदाज सिस्टर। ठीक है, नर्मदाज सिस्टर, ये भी इसी की तरह वेस्ट की तरफ बहती है, ईस्ट से, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, और इसकी लंबाई कम से कम 724 किलोमीटर है, 724 किलोमीटर इसकी लंबाई। ठीक है, इसके ऊपर मिलेंगे आपको बहुत सारे डैम्स। ये निकलती है इधर से, इसको बोलते हैं मुल्तानी, मुल्तानी,
मुल्तानी बोलते हैं इसको, ठीक है। कहाँ है ये? सतपुरा पहाड़ के पास, सतपुरा रेंज। सतपुरा रेंज का पहाड़, ठीक है, जो पहाड़ियाँ हैं सतपुरा रेंज की वहाँ पर। और जिला कौन सा है? बैतूल, 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 बैतूल। जिला कौन सा? जिला बैतूल, जिला बैतूल, ठीक है। बैतूल, ये टी है, ठीक है। बैतूल, एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में, सॉरी, मध्य प्रदेश में है ये। अब मैंने इसके बारे में क्यों बताया? क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, क्योंकि बहुत चीज़ें मिलेगी इसके ऊपर पढ़ने के लिए, ठीक है। और यहीं पर चलते ही सबसे पहले नदी के यहीं पर एक डैम आता है, हथनूर, 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 हथनूर डैम। और ये सबसे बड़ा डैम है, सबसे बड़ा डैम। वो लंबा था, ये बड़ा डैम है, ठीक है, सबसे बड़ा डैम। सबसे बड़ा डैम है ये, ठीक है। क्या है? सबसे बड़ा डैम है। उसके आगे जाओगे, सबसे पहले नदी आती अनेरा, अनेरा, ठीक है। और एक पूर्णा नदी निकलती है, वो वापस चली जाती है, इसी में वापस चली जाती है बैक। पूर्णा नदी वापस बैक चली जाती है, पूर्णा, मतलब काफ़ी सारे जगह से निकलकर वापस इसी में मिल जाती है, बैक साइड से ही, ठीक है। पूर्णा नदी। और पूर्णा नदी के ऊपर ही एक डैम है, पूर्णा नदी के ऊपर भी डैम है, उसका नाम है येलदारी डैम, येलदारी डैम, येलदारी, येलदारी डैम किसके ऊपर? पूर्णा नदी के ऊपर। याद रखना है, ये पूर्णा नदी के ऊपर है, जहाँ से पूर्णा अलग होती है वहाँ से डैम शुरू होता है, ठीक है। बीच में होता है छोटा सा डैम, होता है ऐसे होता है एक, अब उसमें वो लगे होते हैं ना पानी के रोकने की, वो लगे होते हैं। अगर पानी एक लगत छोड़ दिया तो बहाव तेज हो जाएगा। जैसे अब यमुना नदी का पानी दिल्ली में छोड़ दिया, दिल्ली डूब गया था सारा, वरना यमुनानगर डूब जाता, हरियाणा डूब जाता। इसलिए लोगों ने क्या किया, यमुना नदी का पानी छोड़ दिया तो सारा दिल्ली डूब गया था, डूब गया था। और प्रेशर इतना निकला कि पास की जो ज़मीन थी वो भी फट गई, प्रेशर इतना निकला। तो इसलिए होते हैं ये डैम, इनसे रोककर बिजली भी बनाई जाती है, इन्हें रोककर पानी से बिजली बनती है। आगे चले तो वही हम अगर पाकिस्तान की तरफ सिंधु नदी पे डैम लगा दे, ज़्यादा पाकिस्तान बोले, किसी दिन ज़्यादा बोलने लगे, खोल दो, ले तुम भी समुद्र समुद्र खेल नदी के साथ, पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा। पर सिंधु नदी का पानी रोक नहीं सकते हम, क्योंकि उनको एज पर एक्ट के ऊपर उनको ये दिया गया है, एक एक्ट है 1960, रोक सकते हैं, लेकिन हम परमानेंटली नहीं रोक सकते, क्योंकि पानी ज़्यादातर वही यूज़ कर सकता है। एज पर है इसका नाम, एज पर इस एक्ट के तहत उसको मिला हुआ है सिंधु नदी का पानी, इस एक्ट के तहत उसको सिंधु नदी का पानी पीने का मौका मिला हुआ है। वरना कब के गिलास मांगते हो फिर हमसे, कहते एक बोतल भेजना, लेकिन इस एक्ट के तहत उनको पानी पीने का हक मिला हुआ है। समझ आया? पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में भी, कि किस कारण उनको पानी मिला हुआ है, किस कारण किस जगह पे हम जा सकते हैं। उसके बाद आती है गिरना नदी, गिरना, गिरना नदी के ऊपर ही गिरना डैम है, गिरना डैम। देखो डैम कितने आगे, 1 2 3 डैम आगे, ठीक है, डैम आगे 3। अब आगे देखो, अब आगे चलकर 2 नदियां डिवाइड होती है एक साथ में, एक होती है आपकी अमरावती, 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 ठीक है। और एक होती है बोरी, ये वाली नदी है बोरी, बोरी नदी, ठीक है, ये बोरी नदी है, ठीक है। उसके बाद आती है पंजारा, पंजारा,
इधर निकलती है गोमती, गोमती, ठीक है, गोमती, गोमती नदी। ठीक है, उसके बाद ये नदी दो जगह डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर कहीं, एक मिनट ये मैं मिटा दूँ, यहाँ पर ये राजस्थान में आ जाती है, यहाँ पर। और यहाँ पर एक डैम है यूकाई डैम, सॉरी यूकाई डैम, यूकाई डैम। ठीक है, जो गुजरात में है, गुजरात के सूरत में। कहाँ पर है ये? गुजरात, सूरत, गुजरात सूरत। ठीक है, ये जाकर अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर। कहाँ मिल जाती है ये? अरब सागर। कहाँ पर? ठीक है, अरब सागर। और इसके अरब सागर की एक खाड़ी है उस जिसका नाम है गुल्फ ऑफ कम्बाट। ठीक है, गुल्फ ऑफ खम्बाट। ये अरब सागर की खाड़ी का नाम है, अरब सागर की खाड़ी, गुल्फ ऑफ खब्बाट। ठीक है ना, समझ आया? तो ये सबसे जरूरी है। देखो कितने आए इसके ऊपर डैम। एक डैम यहाँ पर आया, हथनूर डैम। हथनूर डैम के बाद येलदारी डैम, ठीक है, गिरना डैम, और ये आया यूकाई डैम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत पूछा जाता है। यूकाई डैम जगह पूछ लेगा इसकी, गुजरात का सूरत। ठीक है, और ये एक ऐसी नदी है जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है, सॉरी वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, और ये कहाँ मिल जाती है? अरब सागर में। किसकी बहन है? नर्मदा की बहन। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भी इसी की तरफ बहती है। ठीक है, समझ आ गया? चलो आगे देखते हैं अब। नर्मदा सिस्टर, क्या हो गया? देखो आगे, लूनी नदी अगली है, लूनी नदी। लूनी रिवर ये निकलती है पाडलू नागौर से, सॉरी अजमेर से, नाग पहाड़ी। कहाँ से निकलती है? अजमेर। ठीक है, नाग पहाड़ी। ठीक है, कहाँ है ये? अजमेर में, अजमेर में नाग पहाड़ी। और इसी के ऊपर यहीं पर निकलते ही बन जाता है एक डैम जिसका नाम है जसवंत डैम। इसके बारे में पेपर में बहुत बार पूछा गया है, जसवंत डैम के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया। जसवंत डैम कहाँ पर है? नाग पहाड़ी। ठीक है, जसवंत डैम जोधपुर के अंदर है। पेपर में बहुत पूछा गया जसवंत डैम के बारे में। जोधपुर, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। किस नदी के ऊपर है? लूनी नदी के ऊपर। ठीक है ना, किस नदी के ऊपर? लूनी, याद रखनी है, ये पेपर में बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद निकलती है जोजड़ी नदी, जोजड़ी। और ये खत्म हो जाती है नागपुर में, सॉरी नागपुर नहीं, इसका नाम है शायद नागौर है, नागौर में, नागौर पाडलू, पाडलू नागौर। ठीक है, यहाँ पर ये नदी खत्म हो जाती है जोजड़ी, थोड़ी सी दूर चलकर खत्म। कहाँ पर? नागौर पाडलू के अंदर, पाडलू नागौर, जोजरी, जोजरी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है कहीं लाखरपाली, लाखरपाली जगह का नाम है, पाली। ठीक है, बांडी नदी निकलती है यहां से, बांडी। ठीक है, बांडी आगे जाकर दो भागों में बट जाती है।
ठीक है। एक एक का नाम है मिठड़ी, मिठड़ी एक, क्योंकि अभी दो भी आनी है आगे, मिठड़ी दो भी आएगी आगे अभी। ठीक है, इसका नाम तो बांडी ही है, ये तो बांडी ही चल जाती है, ये वाली नदी बांडी ही होती है। ठीक है, इसमें से एक डिवाइड हो जाती है मिठड़ी, और ये इधर चलकर बांडी बन जाती है, बांडी ही होती है, इस साइड मुड़ जाती है ना एक नदी। उसके बाद आता है समदड़ी बाड़मेर। यहाँ पर ये नाम याद रखने हैं, समदड़ी बाड़मेर। यहाँ से कौन सी नदी होती है? नहीं नहीं, गांव में थोड़ी ना है, ये जगह का नाम है। समदड़ी बाड़मेर गांव नहीं है, ये जगह का नाम है। ठीक है, जहां से एक नदी बटती है जिसका नाम है सुकड़ी एक। अजीब नाम है। ठीक है, सुकड़ी एक, दो भी आएगी अभी, चिंता मत करो, दो भी आनी है। ठीक है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है जाकर देसूरी, देसूरी के अंदर, देसूरी जो पाली के अंदर है, पाली में ही खत्म हो जाती है, पाली से ही चलती है, पाली में ही खत्म, पाली से चलती है, पाली में खत्म। ठीक है, उसके बाद आता है अगला मंगला बाड़मेर, जगह का नाम है ये मंगला बाड़मेर। यहां से एक नदी निकलती है मिठड़ी टू, मिठड़ी हिंदी में ही लिख लो, मिठड़ी दो, मिठड़ी दो, इसका नाम मिठड़ी दो है। ठीक है, और आगे निकलती है दूसरी नदी दोबारा से, ये सुकड़ी नदी है, सुकड़ी दो, नाम भी अजीब से रखे हुए हैं इनके। ठीक है, और ये निकलती है गुंडा बाड़मेर, गुंडा बाड़मेर। नाम तो अजीब ही रख रखे हैं। ठीक है, और ये तीन नदियों में बट जाती है। यहाँ का नाम है, ठीक है, यहाँ का नाम है सायल जलैर। ठीक है, सायल, सायल जरैर, सायल जरैर, जहाँ से ये बटती है तीन जगह पे। ठीक है, क्या क्या नाम है? एक का नाम है गोरैया पाली, ठीक है, गोरैया पाली, ये वाली है गोरैया पाली के अंदर जाती है ये भी। ठीक है, और एक का नाम है खारी, खारी 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 खारी। ठीक है, शेरपुर में खत्म हो जाती है ये, शेर गांव में, शेर गांव। ठीक है, जो कहाँ है? सिरोही में है, जो गांव कहाँ पर है? सिरोही में। और यहाँ पर इस जगह पर, ठीक है, इसी नदी के ऊपर सुकड़ी नदी है ये बीच वाली, ठीक है, सुकड़ी दो नदी है ये बीच वाली, इसके ऊपर है जवई डैम, जवई डैम है यहाँ पर है जवई डैम, जवई है ना, तो जवई डैम, यहाँ पर है जवई डैम, और इस जगह का नाम ही जवई है, जवई जगह का नाम ही जवई है, उसी के नाम पर इसका डैम का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिए, देखो अगली जो नदी है सागी, सागी, बाकी हाँ बस यही है सागी। यहाँ पर ये कच्छ एरिया में ख़त्म हो जाती है, कच्छ एरिया राजस्थान, कच्छ, कच्छ का रण यहाँ पर ख़त्म हो जाती है, कच्छ का रण जगह का नाम है, वहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है, सीधा चल जाती है अरब सागर में ये भी। ठीक है, तो ये नदी और पिछली नदी दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डैम डैम भरे पड़े हैं इनके ऊपर। कच्छ का रण, कच्छ का रण यहाँ पर ये ख़त्म हो जाती है,
तो नदियां थी आपकी इतनी ही नदियां थी। ठीक है, कितनी नदियां होंगी? गंगा, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, यमुना, यमुना भी थी, यमुना, गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद कावेरी, महानंद, ठीक है, नर्मदा, तापी और लूनी। टोटल हो गई ये 13 नदियां। 7, 11 बनेगी वैसे ये, ठीक है, 11 नदियां बनी हैं। तो 11 की 11 याद होनी चाहिए। पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, पीछे के पेपर उठा के देखो। मैं आपको देखो लिंक भेजूंगा आज, उस लिंक में से आपको मेरे ख्याल से 2016 तक के क्वेश्चन मिलेंगे, 2016 तक के पेपर मिलेंगे। 2 तरह के मिलते हैं, एक तो जीएटी का मिलता है और एक मिलता है उसके अंदर आपको शायद जीएटी का और मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स की आपकी मर्जी है, निकालना निकालिएगा क्वेश्चन उसमें से, उसके करिएगा सॉल्व। सेट थ्योरी के सॉल्व कर लीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, एग्जाम से पता चल जाएगा ना आपको लेवल कैसा आता है। 2016 से 2025 तक के हैं, ठीक है। एक पेपर को चेक करने में 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे एक पेपर में सेट थ्योरी के, ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर लेना। मैथमेटिक्स का आपके ऊपर डिपेंड है। मैं दूंगा मैं बात कर रहा हूँ जियोग्राफी की। जियोग्राफी वाला जीएटी का पेपर निकालना है। जीएटी के पेपर में से आपको स्क्रॉल करके देखना है उसमें भी जियोग्राफी कहाँ से शुरू है। जियोग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, 15-20 क्वेश्चन मिलेंगे। 15-20 क्वेश्चन होंगे, उनमें से आपको नदियों वाले क्वेश्चन छांटने हैं। नदियों वाले क्वेश्चन छांट कर एक कॉपी में लिख लो। हर एक पेपर का लिखना है या स्क्रीनशॉट खींच लो, बाद में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि पेपर के रिपीटेड क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, इसलिए कह रहा हूँ। अगर 10 साल का पेपर लिख लिए तो मतलब रिपीटेड क्वेश्चन आपका करंट ही है, आपका 100% जियोग्राफी निकल जाएगी। मैं सिर्फ नदियों की बात कर रहा हूँ अभी, जब मैं आगे कराऊंगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी का भी मिलेगा आपको उसके अंदर, एस्ट्रोनॉमी के भी निकाल लेना क्वेश्चन, उससे क्या आगे प्रैक्टिस हो जाएगी। ये होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। पेपर दूंगा, निकाल लोगे, ठीक है। निकालने के बाद आपको उन क्वेश्चनों को बिना देखे सोल्व करो और एक कॉपी का पेज, एक कॉपी लगा लो अलग से प्रीवियस ईयर के लिए, उसमें सारे लिख दिया करो, ठीक है। तो ये जरूरी है पेपर के लिए। तो अगर पेपर क्लियर करना है तो देखो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये नहीं भी ज़्यादा मेहनत करो, ज़्यादा 10-10 घंटे पढ़ो, 20-20, 2 घंटे 3 घंटे लगाओ, सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस, ठीक है। 3 घंटे आप क्लासेस लगाते हो, 2 घंटे एक प्रैक्टिस, 1 घंटा प्रीवियस ईयर, बस एग्ज़ाम क्लियर। 16 घंटे पढ़ने से नहीं होगा, पागल हो जाओगे बैठे बैठे, कमर लग जाएगी दुखने। कमर ऐसी है ना, ऐसी रह जाएगी, खड़ा भी नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इतना भी नहीं पढ़ना है। नदियों के नाम हैं, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नदियाँ माँ समान होती है, रियलिटी है, नदियाँ माँ समान होती है। पानी यहीं से मिल रहा है, अगर धरती के नीचे पानी खत्म हो गया ना तो पानी यहीं का पियोगे। हाँ, खारा कौन कह रहा है नदी को पानी? गंगा नदी का पानी कौन सा खारा होता है जो गंगा जल लेके आते हो? समुद्र का पानी खारा होता है। गंगा के पानी में बहुत जड़ी बूटियाँ मिली होती है, ये बात याद रखो। जो नदियाँ हैं ना, उनके अंदर बेशक आप क्यों सोच रहे हो उसमें क्या क्या मिला होगा, पर उसमें जड़ी बूटियाँ बहुत मिली होती है, समझे? तो नदियों में बहुत कुछ मिल जाता है, गंध वगैरह बहुत आता है उसमें। लेकिन एक बात है, नदियों का पानी जड़ी बूटियों से बना होता है तो फायदेमंद है, ठीक है। धरती का पानी जिस दिन खत्म होगा, नदियों के भरोसे ही तो रहोगे। पहले के लोग किसके भरोसे रहते थे? नदियों के भरोसे रहते थे। कुएं तो पहले थे नहीं भी, जब पहले के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, उस टाइम नदियाँ स्वच्छ होती थी। हाँ, आज तो इंसान ने गंद मचा रखा है। पहले का ठीक था, पहले का इंसान नेचर के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन आज का इंसान नेचर को बर्बाद करने में लगा हुआ है, ठीक है। पहले अच्छा, बहुत अच्छी जगह थी, ये धरती ही बहुत अच्छी थी उस टाइम पे, लेकिन इंसानों ने धीरे धीरे आकर इसको एक नर्क में बदल दिया। देखो घाटियाँ, देखो क्या होती है, अब घाटियाँ रह गया आपका, उसके बाद सारा खत्म हो जाएगा ये।
घाटियाँ सभ्यता की जननी होती है, क्योंकि जननी का मतलब क्या है, इन्हीं के आसपास आपके घर, आपकी सभ्यताएं, सिंधु सभ्यता किसकी घाटी के पास बनी है, सिंधु घाटी की। ठीक है, तो सिंधु घाटी के आसपास बनी है, तो वहाँ पर सभ्यता का आरंभ अगर नहीं होता तो आप आज यहाँ न होते, क्योंकि वहीं से हमारी सभ्यता चली है, वहीं से तो ये 10 देश बचा है, यहीं से बसा है देश। बेशक वो पाकिस्तान में है, बकलोल है सब के सब, एकदम घटिया किस्म के इंसान, लेकिन बात जो लगाई जाए तो वहीं से हमारा जो है देश बसना शुरू हुआ है। ठीक है, और पहले तो पता है चंद्रगुप्त के बाद आओगे आप, गुप्ता काल में आओगे। गुप्ता काल में चंद्रगुप्त एक होता है, उसके बाद आता है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो होता है, समुद्रगुप्त पूरे एशिया पर राज करता है, पूरे एशिया पर धीरे धीरे सबको हराकर, बलूचिस्तान, तुर्किस्तान, दूर तक पूरे अपना राज था उस पर। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, भारत टूट गया, धीरे धीरे करके टूट गया, टूटते और सबसे बड़ा जो राजा है, नींव रखने वाला, वह समुद्रगुप्त है, जिसने भारत को एकजुट किया। ठीक है, अब इसी के ऊपर उन्होंने भी बहुत सारी नदियों का पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, उसी के हिसाब से घाटियाँ भी हैं। ठीक है, घाटियाँ आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है घाटियों के बारे में। देखो, घाटियाँ एक जगह, सिर्फ आप लोग उसको एक जगह नहीं मान सकते, वो एक तरह की जिंदा ज़मीन होती है। ठीक है, जिस पर इंसान ज़्यादा टाइम तक रहते हैं, क्योंकि देखो नदियों में तो आप रह नहीं सकते, ज़मीन पर ही रहते हो, तो ये घाटियों के आसपास रहते हो ज़्यादातर। ठीक है, अब ये ज़मीन बनी है, ये भी किसी न किसी तरह से बनी है, प्लेन्स बने हैं ये। ठीक है, प्लेन्स करा दिया वैसे मैंने आपको, प्लेन्स तो नहीं कराया, प्लेट्यू करवा दिया। चलो देखो, 3 प्रकार की घाटियाँ होती हैं। एक होती है वी आकार की घाटी। ये कैसे बनती है, देखो घाटियाँ लिख लो यार, घाटियाँ वैसे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वी आकार की घाटी, वी आकार की घाटी कैसे बनती है, ऐसे बन जाती हैं ये, आगे से आगे बनती रहेगी, लंबी होती है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, लंबी होती है ये। ठीक है, वी आकार की घाटी, इनके बीच में से ऐसे पानी निकलता है, नदी का पानी। और इन घाटियों में नदियाँ हमारी यही 7 नदियाँ हैं, गंगा नदी वगैरह कोई घाटी वाली नहीं नदियाँ हैं, ज़्यादातर नदियाँ ये वाली हैं, जो नर्मदा वगैरह है, ये सारी नदियाँ मिलकर घाटियाँ का ज़्यादा निर्माण करती हैं। ठीक है, यू शेप की बनती कैसे है, ठीक है, ये बहुत गहरी होती है, गहरी, बहुत ज़्यादा गहरी होती है। ठीक है, और इसमें नदियाँ तेज बहती है, तेज तरार, एकदम प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उनका। कैसी बहती है नदियाँ, तेज तरार, तेज तरार नदियाँ होती हैं इनमें, तेज तरार बहुत ज़्यादा तेज चलती हैं। ठीक है, और ये बनती किस कारण है, ये बनती है नदी के, मान के चलो कोई नदी है, आ रही है बीच में से, उसका जो तीव्र तेज है, गंगा नदी है, कितना तीव्र तेज है, तीखा है, बिल्कुल आन तेज चलती है, पूरी किसी को भी खींच के ले जाए, ऐसी है गंगा नदी। ठीक है, और यमुना नदी भी ऐसी है, यमुना नदी का पानी थोड़ा तेज चलता है, बहुत ज़्यादा तेज चलता है उसका पानी भी, क्योंकि गंगा नदी की ही बहन है, गंगा नदी में से ही निकलती है, बाद में यमुना नदी में मिल जाती है। मैंने आपको क्या बताया था, प्रयागराज पर ये दोनों नदियाँ मिल जाती है, 3 नदियाँ मिलती है, वैसे मैं वैसे 2 की बात कर रहा हूँ, दोनों मिल जाती है, उसके आगे कहीं ना कहीं आगे चलकर ये 2 नदियों में बट जाती है दोबारा, यमुना गंगा में। ठीक है, तो दोनों का बहाव तेज होगा, क्योंकि वो तो सीधा, यमुना तो ग्लेशियर से निकल रही है सीधा, और गंगा चलो कई नदियों से मिलकर बन रही है, लेकिन आया तो ग्लेशियर से वो भी। ठीक है, तो तेज होगा, और ये तेज होने के कारण ये क्या करता है, जब ये पूरी शेप होती है, बंद होता है, एकदम फ्लैट जमीन होती है, ये धीरे धीरे कर इस पर पानी टकराता है, इसका पानी टकराने के बाद ये जो इसका हिस्सा होता है, ये टूटना शुरू हो जाता है, और ये करोड़ों सालों का प्रोसेस होता है, किसका, करोड़ों सालों का प्रोसेस। तो ये बनता कैसे है, बनने की फॉर्मेशन कैसे है, इसकी फॉर्मेशन नदियों के द्वारा, नदियों के बहाव द्वारा। ठीक है, नदियाँ आती हैं, काटती हैं, और दोबारा मिट्टी जो होती है उनकी वो बहा के ले जाती है। जैसे आप लोग ये पत्थर यूज़ करते हो ना, बिजली, रेता, ये सब नदियाँ पहाड़ काट कर लेकर आती हैं,
बस वो आते आते बेचारे घिस जाते हैं, वरना तोड़ते तो बहुत बड़े बड़े टुकड़े हैं ये, लेकिन आते आते वो घिस जाते हैं। ठीक है, इस कारण बनती है। समझ आया? आगे देखो अगली जो है, और ये बनती किस में है, दो नदियां मिलकर बनाती है इसको। वी शेप की सबसे ज़्यादा घाटियां गंगा नदी और यमुना नदी की है। वी शेप की घाटियां किसकी है सबसे ज़्यादा, गंगा नदी और यमुना। गंगा और यमुना की है सारी की सारी वी शेप की घाटियां। गंगा और यमुना की वी शेप की घाटियां, ये हिमालय का हिस्सा माना जाता है, ये हिमालय का हिस्सा माना जाता है। समझ आया कैसे बनती है? फॉर्मेशन भी याद रखनी है, पेपर में कभी कहीं से ही पूछ सकता। मैंने आधी चीज़ें नहीं लिखवाई इसमें, बताया है सिर्फ कैसे बनती है, क्यों बनती है बताया ना। उस पर प्रेशर लगता रहता है, टूटती रहती है, प्रेशर लगता रहता है, टूटती रहती है, ये भी पेपर में आ सकती है ऐसी चीज़ें। ठीक है, वो तो शुक्र है एनडीए का मेंस एग्जाम नहीं होता। मेंस होता ना तो ये पैराग्राफ पूरा लिखना पड़ता। ठीक है, वो तो शुक्र ऑप्शन टाइप है, मर जाते आप लिखते लिखते। 1500 वर्ड्स लिखने होते हैं। हाँ, पैराग्राफ टाइप होते हैं। कभी यूपीएससी का पेपर देखना, देके पता चल जाएगा। पहली बात आप प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा, निकालने को निकाल सकते हो आप, लेकिन उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए। पहले 1 साल सिर्फ तैयारी करो, 1 साल तैयारी करो, नोट्स बन गए, दूसरे साल में उसकी प्रैक्टिस करो। अब नोट्स बन चुके हैं, प्रैक्टिस ही तो करनी है, प्रैक्टिस करो, उनमें एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर लो, 2-4 पेज एक्स्ट्रा कर लो ऐड। उसके बाद तीसरे साल में पेपर दो, तैयारी हो गई, नोट्स बन गए, पेपर दे दो। पेपर देने से प्रीलिम्स तो निकल जाएगा, मेंस ना भी निकले कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अगले साल दोबारा पेपर दो, दोबारा में मेंस भी निकल सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। आगे जाओगे 30 साल तक, 37 साल तक आपके पास चांसेस होते ही होते हैं यूपीएससी देने के। और एक गारंटी मैं देता हूँ, अगर आपने एक प्रीलिम्स निकाल लिया, आपकी सैलरी लग जाएगी एक टीचर की 50,500 से लेकर शायद 1 लाख तक की सैलरी लगा लेगा यूपीएससी वाला टीचर को। प्रीलिम्स क्लियर है? लो सर कोचिंग में जाओ, पढ़ाओ। कहो सर लो मैं पढ़ाऊँगी, अब मैं पढ़ाऊँगा। सच कह रहा हूँ, 50,000 से ज़्यादा सैलरी देगा आपको। पहले वो बोलेगा ही खुद 50,000, फिर आप कहना नहीं सर 50,000 नहीं, अगर इतने देते हो तो मैं काम करूँगा, वरना नहीं करूँगा। और कितने घंटे पढ़ाना, सिर्फ 2 या 1 घंटे, 2 या 1 घंटे सिर्फ। तो सोचो प्रीलिम्स निकालने का कितना फ़ायदा है। 2 या 1 घंटे में आपको 50 से 60,000 रुपये मिल जाएंगे। और एक कोचिंग से, सिर्फ एक कोचिंग से, दूसरे घंटे में, तीसरे घंटे में आप दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर एनडीए जैसे छोटे मोटे एग्जाम्स के बच्चे को पढ़ाओ। एक कोचिंग और ज्वाइन कर लो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आप महीने के 3 से 4 लाख कमा ही लोगे, अगर आप प्रीलिम्स निकाल लेते हो। उठा के ले लेंगे आपको एग्जाम में, कहेंगे सर लो। उसके बाद आपके पास एनडीए का भी होगा, रिटर्न क्लियर हो गया, पढ़ाऊँगा सर, मैं पढ़ाऊँगी, बोल दो जाकर। मैं भी तो ऐसे ही गया था दीक्षा एकेडमी में, तो बस मुझे वहाँ से सैलरी नहीं ली, बात अलग है, लेकिन वहाँ से नहीं ली मैंने सैलरी। चलो वहीं से मेरा सब कुछ बना है क्या कह सकता हूँ, उनका धन्यवाद भी करना चाहिए। देखो आगे, ग्लेशियर और मध्य मार्ग के पास में जो है यू आकार की बनती है, यह वी आकार की होगी सारी की सारी। ठीक है, समझ आ गया। वी आकार की कहाँ होती है ज़्यादातर, यमुना नदी की और गंगा नदी की वी आकार की सारी घाटियाँ हैं। पढ़ लिख कर बहुत पैसा है, पढ़ लिख कर फायदेमंद है। इंसान कहते हैं पढ़ लिख कर कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन वो बेवकूफ़ होते हैं, उनको इस्तेमाल करना नहीं आता पढ़ाई को। ये घाटियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं, गहरी नहीं होती, चौड़ी होती हैं। गहरी नहीं होती, चौड़ी चौड़ी होती हैं ये घाटियाँ। ठीक है, इनका ढलान बहुत कम होता है। ढलान मतलब झुकी हुई बहुत कम होती है। ठीक है, झुकी हुई कम, चौड़ी ज़्यादा, झुकी कम, झुकी कम होती है। ठीक है, इनके आसपास बनती कैसे है फॉर्मेशन, मेरे पास ध्यान से सुन लो। फॉर्मेशन कैसी, नदी बह रही है इनके पास पास से, धीरे धीरे कर वो इनकी साइडों की चीज़ें काटती रहती है, साइडों की चीज़ें काटती रहती है, और धीरे धीरे कर वो ऐसे बन जाती है, इस प्रकार की शेप बन जाती है उसकी। बीच में से नदी बह रही है, ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है, ज़्यादा करे ये ना 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, ज़्यादा नहीं होती, 1 या 1.5 किलोमीटर, इससे ऊंचाई इसकी होती ही नहीं। नदी बह रही है, पानी चल रहा है, नदी बह रही है, पानी चल। आप तो गंगा नदी, यमुना नदी की सिर्फ
एक फ्लैट जगह पे देखते हो। घाटी वगैरह कभी देखी ही नहीं आपने, तब पता चलेगा घाटी में कितनी तेज होती है नदियाँ। उंगली डाल ली, चलो साथ में, मिलोगे फिर बंगाल की खाड़ी में, सीधा बंगाल छोड़ेगी जाकर। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इसके सबसे बढ़िया अगर जो उदाहरण लेना है हरियाणा के अंदर, तो सिर्फ एक ही उदाहरण है, हिमाचल प्रदेश का ब्यास। हिमाचल का व्यास, व्यास नदी, समझ रहे हो ना, हिमाचल की व्यास नदी का, व्यास नदी की घाटी, हिमाचल व्यास घाटी, व्यास घाटी है उसका नाम। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है इंडिया में, और कोई एग्जाम्पल नहीं इसका, क्योंकि ब्रह्मपुत्र सॉरी सिंधु नदी भी बना सकते हैं, क्योंकि उसका भी बहाव तेज होता है, ग्लेशियर से निकलती है सीधा, तेज बहुत होता है। सिंधु नदी तो बहुत तेज होती है, लेकिन हालांकि वो हमारे इस तरफ से नहीं आती इतनी खास। हमारे तो आसपास यमुना नदी मिलेगी, यमुना नदी ही मिलती है ज़्यादातर, घग्गर मिलेगी, या फिर घग्गर नदी भी तो मिलती है, घग्गर के कारण ही तो हमारा इस तरफ का डूब सकता है सब कुछ। या गंगा नदी, ये वाली मारकंडा नदी है, तो 12 महीने 30 दिन तो चलती ही नहीं कभी, ये तो मानसून ही होती है, सीजन के हिसाब से चलती है। चलो आगे देखो। ठीक है, अगली है मैदान वाली फ्लैट घाटियाँ। मैदान फ्लैट घाटियाँ क्या होता है, इस तरफ भी मैदान इस तरफ भी मैदान। जैसे आपके यहाँ गंगा नदी देखते हो ना आप, यमुना नदी जा रही है, ये यमुना नदी जाती है, जैसे यमुनानगर में जाओगे वहाँ पर सिर्फ आपके पास यहाँ पर रोड होता है, रोड होता है, उस पर लगे होते हैं ये जंदरे वगैरह जो भी होता है उसका, यानी कि बॉर्डर होती है, जहाँ पर आप खड़कर नदी देखते हो, यानी कि पुल की बात कर रहा हूँ मैं, पुल पर जंदरे लगे होते हैं ना, बॉर्डर लगी होती है, वहाँ पर देखना आपको ना, इधर मैदान मिलेगा, इधर मैदान मिलेगा, नदी चल रही है, नदी चल रही है, ज़्यादा गहरी नहीं है वहाँ पर, कम है। ठीक है, मतलब क्या है, ये नदी मैदानी नदियाँ होती हैं, यमुना नदी की भी मैदानी नदियाँ हैं। ठीक है, यमुना नदी भी मैदानी ही है एक तरह से, काफ़ी जगह है, पर काफ़ी जगह ये घाटी है, आधे से ज़्यादा घाटी में है, ये तो सिर्फ हमारी तरफ आती है इतनी खास। ठीक है, देखोगे जाकर रियलिटी में ये गहरी है, लेकिन कई जगह पर कम गहरी है, ये कम जगह। गंगा नदी तो सब जगह से गहरी है, उसमें कभी मत उतर जाना, कभी सोचो, चलो बहाव तेज होता है इनका, लेकिन गहरी, यमुना नदी इतनी गहरी नहीं है हमारी तरफ, ज़्यादा गहरी नहीं है, लेकिन उतर के देखोगे तो बहाव के साथ ले जाएगी गहरी जगह पर, कहेगी चलो खोपचे में चलते हैं कहीं ना कहीं तो चलेंगे, मैदानी क्षेत्र। हमारे दोस्त पहले ऐसे ही बोलते थे हमें, चलो चलो। एक टीचर था हमारा, पता नहीं भलेश्वर भल से ही नाम पड़ता था उसको, कुछ मेरे नाम नहीं याद है उसका सही से, लेकिन भल से ही पड़ता था उसका नाम। बेचारा बहुत सीधा साधा टीचर था, हम उसको परेशान करते थे, परेशान किया, बहुत किया। वो कहता था बेटा किसी दिन खोपचे में ले गया ना तो सारा कुछ ये शरारतें वगैरह सारी उतर जाएंगी। तो हम पूछते थे उसको, सर ये खोपचा क्या होता है? कहा किसी दिन चल के देखना। तो ऐसा ही कहता था बच्चों को, वो जब भी उसको साथ शरारत करता था कोई, ऐसे ही बोलता था। हम समझ तो जाते थे लेकिन बोलते नहीं थे, वैसे ही पूछ लेते थे। परेशान बहुत किया उसको हमने, परेशान बहुत किया। देखो मैदानी क्या होता है, देखो मैदानी क्या होता है, पहाड़ों से मिट्टी चीर चीर कर लेकर आती है, मैदानों से मिट्टी चीर चीर कर लेकर आती है ये, मैदानों सॉरी पहाड़ों से क्या करती है, मिट्टी ले आती है, तोड़ तोड़ कर ले आती है पहाड़ों को, और यहाँ पर आकर ये कहीं बिछा देती है, ऐसे बिछा देती है इनको नदियाँ जो पहाड़ी, जैसे रेत निकलती है, पत्थर मिलेंगे पास में नदी के पड़े हुए काफ़ी सारे मिलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, इनको कौन बनाता है? नदियाँ। नदियाँ कैसे बनाती है? या तो जमा कर बनाती है, जमा देती है। मैदान को कैसे करती है? जमा ही देती है मैदान। ठीक है, मैदान को जमा देती है, धीरे धीरे मिट्टी लाती हैं और धीरे धीरे बहती है, बिल्कुल कम तेज नहीं होती, धीरे धीरे बहती हैं, धीरे ही बहेंगी। ठीक है, धीरे बहती, क्योंकि मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर स्पीड कम हो जाएगी, घाटी होगी जहाँ पर उनको स्लोप ज़्यादा होगा और तेज होंगी। ऐसे ही होता है, कूदने से डरता है इंसान घाटी के अंदर, पता चले कहीं साथ में गया। नहाते भी नहीं है लोग इतना खास, उसमें भी नहीं नहाते इतना खास, जहाँ उसका नहाने की जगह दी गई है ना सिर्फ वहीं नहाते हैं। पता है ये कोई छोटा मोटा खेल का मैदान नहीं है, ये एक यमुना नदी का मैदान है, गंगा नदी का मैदान है।
पता चला गंगा नदी ने हम खेलने गए गंगा नदी में, गंगा नदी हमारे साथ खेल गई। ठीक है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। देखो बाकी नदियां हमारी तरफ नहीं आती, ना नर्मदा नदी आती है, ना कोई सी नदी इतने खास हमारी तरफ नहीं आती। हमारी तरफ ब्रह्मपुत्रा भी नहीं आती, ब्रह्मपुत्रा भी बहुत कम आती नहीं है ब्रह्मपुत्रा। यमुना और गंगा मिलेगी हमारी तरफ। ये गंगा भी हमारी तरफ नहीं आती, वो उत्तर प्रदेश में मिलेगी आपको, हमारी तरफ नहीं है गंगा। यमुना मिलेगी सिर्फ अपनी। ठीक है, यमुना माता जिंदाबाद। ठीक है, यमुना माता जिंदाबाद। ठीक है, यमुना नदी पोंटा साहिब में भी मिलेगी। पोंटा साहिब गए हो कभी? पोंटा साहिब इतना बढ़िया बनाया हुआ है ना वहाँ पर, पूछो मत। अरे उनकी तो एक मान्यता भी है, गुरुद्वारे से के नीचे से जाकर अगर आप आवाज़ लगाते हो नदी के अंदर तो आपकी आवाज़, आपका मनोकामना पूरी हो जाती है जो भी आप मांगते हो। अजीब बात है, मगर यार ऐसा कैसे हो सकता है? उनका मान्यता है वहाँ पर। वो एक सरदार थे, उन्होंने बताया था। हम पीछे देख रहे थे ना, तो नदी देखने गए थे। हम घूमने के लिए जाते हैं, माथा टेकने के लिए तो कभी जाते नहीं है, भंडारा खा के आगे। इससे ज़्यादा हमने कुछ किया नहीं, भंडारा खा के आगे। और हमें डर ये रहता था कहीं बच गया ना खाना, ये दोबारा खाने के लिए कहेंगे, फिर जो बच गया खाना वो खाना पूरा खाने के लिए कहेंगे। तो हमने पहले ही कम डलवाया था और खा लिया था। ठीक है, तो हम जब पीछे गए तब एक सरदार ने बताया भी अगर आप यहाँ पे कुछ बोलते हो, कुछ भी मांगते हो, ठीक है, तो आपकी मनोकामना पूरी हो गया। मैंने कहा है जल्दे, ऐसा कैसे हो सकता? तब तो हम भी, मेरे ख्याल से मैं एकेडमी में पढ़ता था शायद, एकेडमी के दोस्तों के साथ गया था ना, मैं एकेडमी में पढ़ता था शायद, याद तो नहीं है। एकेडमी में बहुत कम गया हूँ ना मैं, ज़्यादा तो गया ही नहीं। मैं एक महीना गया था, उसी में हम पोटा साहिब घूम कर आए थे। तो पोटा साहिब में देखा हमने, यार कैसे मन्नतें पूरी होगी। मेरा एक दोस्त था, वो अपनी सहेली के साथ था, जाके मनोकामना मांगने आ गया, मांग के आ गया। अभी मैंने कुछ दिन पहले उससे पूछा, कुछ दिन पहले ही, महीने 2 महीने पहले उसका फ़ोन आया, कह रहा भाई तेरे भाई की शादी होने वाली है। मैंने कहा बड़ी जल्दी मनोकामना पूरी हुई। बड़ी जल्दी पूरी हो गई यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, बड़ी जल्दी थोड़ी ना हो सकती है। कम उसने कब मांगी? 2022 के लास्ट में मांगी थी शायद। ठीक है, और तीसरे साल में तू शादी कर रहा है, तेरी तो बड़ी जल्दी पूरी होगी यार। हम भगवान के, हम रिश्वतें भी देख रहा है यार, रिश्वतें भी देखे भी कामयाब बना दे, पैसा आ जाए, करोड़ों आ जाए, अब तक पूरी नहीं हुई यार तेरी। तो महीने 3 साल में पूरी होगी, अजीब बात है। मैंने कहा वहाँ ताकत ज़्यादा होगी, वहाँ ताकत ज़्यादा। अब शादी है उसकी कुछ टाइम में, मेरे ख्याल से, मैंने देखा तो नहीं है, कार्ड आया तो है, लेकिन मेरे ख्याल से जनवरी के आसपास शादी है, जनवरी में ही है शायद। पैसा बहुत है उसके पास, उसका बाप का खुद का क्लिनिक है, खुद का हॉस्पिटल। जाके देखोगे ना यमुनानगर में पमाणी चौक के पास में उसके पापा का खुद का हॉस्पिटल है, और गाड़ियाँ 4-4 खड़ी हैं, और बंगला एक पूरा बेंगलो टाइप होता है ना, बेंगलो टाइप एकदम। मैंने कहा भाई तू अमीर तो है ही। अमीर था वो, पढ़ना नहीं चाहता था वो, क्या चाहता था वो, मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था, मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था, लेकिन मर्चेंट नेवी में होया नहीं पाया। दिया था उसने हमारे एक दोस्त के साथ दिया था, लेकिन उसका हुआ नहीं। उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, बाप का पैसा बहुत है मेरे पास। मैंने कहा हाँ उड़ा ले। देखो उसको मिल गया बेचारे को पैसा, ठीक है, तो वो उसके पास कुछ करने को नहीं है। हमें नहीं मिला, हमारे पास बहुत कुछ करने को है, जितना मर्जी बड़ा पैसा कमा के सोच लो, ठीक है। उसके पास सोचने के लिए नहीं, उसके पास क्या होता है, बैकअप होता है भी, यार मेरे पास अभी पैसा है, अगर नहीं भी मैं कामयाब हुआ तो मेरे पास बाप का पैसा बचा हुआ है। हमारे पास क्या है, पता चला पापा ने कहा 2-4 साल में ये करनी पकड़ चल, ऐसे ऐसे करेंगे दोनों के दोनों, बस प्लस्तर मारेंगे। हमारे बाप तो यही कह सकते हैं, हमारे पापा तो यही कह सकते हैं अभी भी, भाई चल मेरे साथ दिहाड़ी चला कर बस। क्यों, हमें अगर नहीं भी कामयाब हुए, हम ये थोड़ी ना सोच सकते हैं नहीं कामयाब हुए तो बाप का पैसा है, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग। हमें कामयाब होना पड़ेगा कैसे ही करके हो, वरना पता चला कई लड़के तो भैंसों को चराते रह जाएंगे, सच में साजी बन जाएंगे, साजी। या फिर 200 300 रुपए की मिर्ची होटल है हमारे पास में, होटलों में जाकर, किसी भी होटल में जाकर साइयाँ लगाएंगे 200 300 रुपए में, और सारी रात वेटरगिरी करेंगे। हमारे गांव के काफ़ी दोस्त जाते हैं, मेरे टाइम पे जाते थे, 10th क्लास में भी जाते थे मेरे दोस्त। मैं भी एक दिन बोल गया, मेरे पापा ने कहा चुपचाप हो गए बैठ जा साइड में, ये जो साइड में। तो एक शौक होता है ना, दोस्त जा रहे हैं तो मैं भी जा दूँ भाई,
और रात का सारा टाइम रहना है। मेरे पापा ने कहा चुपचाप निकल ले, वहाँ बैठ जा साइड में जाके, भेजो तुझे काम पर। तो लॉकडाउन का टाइम था ना, उस टाइम पे कोई कुछ कर नहीं रहा था, तो मैं भी सोच रहा था भाई थोड़ा बहुत कमाई लेते हैं, वहाँ बैठ जाके साइड में, पैसा चाहिए ले ले, लेकिन कोने में लग जा, भेजो तुझे काम। सच में हमें कमाने के लिए कभी नहीं कहा, आज भी नहीं कहते, आज भी कमाने के लिए नहीं कहा। उनको पता है 25 साल तक कुछ नहीं कहना है इनको। उन्होंने टारगेट दे रखा है हमें, सभी को दे रखा है, मुझे मेरी बहनों को कह रखा है 25 साल तक अपनी इनकम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं फिर हमारे साथ। मेरी बहनों की तो शादी की बात कही है उन्होंने, शादी कर देंगे हम तो 25 साल तक नहीं, अगर नहीं इनकम आई ठीक है। और मुझे कह रखा है तू साथ में चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, अब मैं ठीक ठाक हूँ, अच्छा कमा लेता हूँ, तो अब ऐसा नहीं कहते। उनको पता है, और फिर भी कह देते हैं, कई बार कहते हैं एक दिन तो ये जाएगा ही जाएगा, काम जाएगा जाएगा। मैंने कहा जाना तो मैं भी नहीं देता, क्योंकि ध्यानी मैंने तो मुझे करनी नहीं, ठीक है। चलो आगे देखें। तो इसलिए कहता हूँ पढ़ो, वरना पापा फिर साथ में लगाएंगे। पता चला किसी दिन एक कोई लड़का खड़ा है मेरी कोचिंग का, अरे तू राजमिस्त्री है यार, हमारे घर की टाइलें लगानी थी, लगा जा। सर 500 रुपये दिहाड़ी होगी, वो भी खाना पीना समेत, ब्रेड आएंगे 2 टाइम पे। भाई मैं दूसरा मजदूर ले आऊँगा, रहने दे तू, दूसरा दिहाड़ीदार लगा लूँगा। ऐसा होगा ना फिर, तो फिर हम बुलाएंगे किसी न किसी को, करो। लेकिन हमारे इंडिया की औरतें काम नहीं करती है, लेकिन आप बाहर जाओगे ना, सारी लड़कियां घर चलाने के लिए पेंट वगैरह भी, घर बनाने में लड़कियां लगी रही है। वहाँ शर्म नहीं है लड़कियों को, यहाँ शर्म आती है। यहाँ तो बस क्या करती हैं, ये त्रिकोण पराठा, चौकोर पराठा, ये दिल वाला पराठा, गोल पराठा, आलू पाया पराठा। हमारे यहाँ पर लड़कियों को सिर्फ ये, हाँ हमारे गांव की, हमारे यहाँ पर लड़कियाँ सारी ऐसी ही करती है। इंडिया में ऐसा ही होता है, या तो ये बनाएगी या अनियन पराठा, उसके अंदर और डाल देती है कुछ से कुछ, मिर्ची वाला पराठा और धनिया पराठा, आलू पराठा। तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ सिर्फ यही कर रही है, वहाँ की लड़कियाँ बहुत आगे जा रही है, इसलिए वो देश आ गया। और यहाँ की लड़कियाँ तो इंस्टाग्राम पे आएगी, हेलो गाइस, नाच नाच के चली जाएंगी, बस हो गया खत्म। यही कर रही है ना, तो इसी कारण में हमारा इंडिया सबसे पीछे जा रहा है। कहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर। और तो और ये वाली शेप भी आ गई है, ये वाली शेप भी आ गई। ये मेरी ना दादी खिलाया करती थी, समोसे वाला पराठा, समोसे टाइप का, नमक वगैरह डलता है इसमें, आलू डलते हैं, नमक डलता है। तो हमारे यहाँ की लड़कियाँ ऐसे ही हो गई हैं, महिलाएं ऐसी ही हैं बेचारियों को। हमारी भी गलती है, लोगों की गलती है, पुरुषों की। समाज ने उनको कह दिया किचन में रहने का हक है, बस आपको किचन में रहने का, बाहर नहीं। तो उन्होंने बेचारियों ने कहा आप बाहर तो जाने नहीं दे रहे, किचन में ही एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। तो उन्होंने किचन में ही एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया।